वन गुड इवनिंग। तो वेलकम टू माय चैनल सोविका राठौड़। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि जो मेरा जो मेन टॉपिक चल रहा है, जो भी क्वेश्चंस हैं अपने राजस्थान में होने वाली रीति रिवाज, वो जो आभूषण पहनते हैं और उनकी जो वेशभूषाएं हैं, उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उनसे आगे मैं अगला पार्ट लेके आई हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया था? मतलब सर्वप्रथम कन्यावध के खिलाफ मतलब किसने आवाज, कौन से राज्य में आवाज उठाई गई थी? तो इसके लिए मैं आप सबको ऑप्शंस बता रही हूँ। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है कोटा एंड ऑप्शन डी है बूंदी। जिन जिनको आंसर आता है प्लीज कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कोटा। कोटा में सर्वप्रथम 1833 में कन्यावध के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, अवैध ठहराया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? डाकण प्रथा मतलब ये जो अपना भी प्राचीन समय है ना, इसमें बहुत सी कुरीतियां व्याप्त थी। इन सबसे अपन पढ़े ना तो अभी तो अपना समाज आधुनिक हो गया है, बट पीछे अगर अपन देखें तो इन सब कुरीतियों से समाज एकदम बुरी तरह से व्याप्त था। समाज में इतनी भयंकर कुरीतियां फैली हुई थी, और सबसे ज्यादा तो स्त्रियों पर इतने अत्याचार, इतने जुल्म और इतनी प्रथाएं उन पर थोप दी जाती थी कि उनकी कोई वैसे उनका जीवन व्यर्थ ही गया था। मतलब क्योंकि पुरुष प्रधान देश था अपना, तो पुरुष प्रधान समाज था, सॉरी। तो उस टाइम क्या है, स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो इसका मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? ऑप्शन ए है कालबेलिया जाति, ऑप्शन बी है भील व मीणा जाति, ऑप्शन सी है गरासिया एंड ऑप्शन डी है सांसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 भील व मीणा जनजाति में ये डाकण प्रथा पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े, आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े और आभूषण लेके जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जिनको आंसर आता है प्लीज कमेंट करें। ऑप्शन बता रही हूं मैं आप सबको। ऑप्शन ए है बेस, ऑप्शन बी है मुकलावा, ऑप्शन सी है बरी एंड ऑप्शन डी है मायरा। जिनको आंसर आता है प्लीज कमेंट में लिखें। मैं तो आपको वैसे बता ही दूंगी, पर जिनको आता है वो साथ में लिखते जाओ ताकि खुद का भी ऐसे पता चल सके कि अपन को कितना कुछ आता है। राइट आंसर होगा इसका बरी। समाज में रहते हैं अपन, सबको ही पता है कि जो भी वर्ग के उधर से आते हैं उन सबको बरी बोलते हैं। आभूषण लेके आते हैं, लहंगा लेके आते हैं, उन सबको बरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, ऐसी भी कोई प्रथा होती है क्या? ऑप्शन बता रही हूं मैं आप सबको।
ऑप्शन ए है नाता, ऑप्शन बी है डावरिया, ऑप्शन सी है मौसर एंड ऑप्शन डी है सामेला। ऐसी भाई बताओ, इन सब में से ऐसी कौन सी प्रथा है जो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ रह सकती है? और इसका राइट आंसर होगा नाता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इस टाइप की जो प्रथाएं थी ना, अपने जो भी वो अन्य समाज है ना, इन सब में ऐसे अटपटी सी प्रथाएं प्रचलित हैं, जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे तो ऐसे सोचेंगे कि ऐसी भी कोई प्रथाएं होती हैं क्या। बहुत ही अजीबोगरीब प्रथाएं होती हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? विवाह से संबंधित मैं आप सबको वो बता रही हूँ ऑप्शन ए है कांकन डोरड़ा, ऑप्शन बी है पहरावणी, ऑप्शन सी है बरी पडला एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जिन जिनको आंसर आता है प्लीज बताएं। देखो ऑप्शन ए है कांकन डोरड़ा, तो कांकन डोरड़ा भी रस्म होती है। दूसरा है पहरावणी, तो इसका तो मेरे को नहीं पता, होती होगी ये भी। और तीसरा है बरी पडला, तो इसका भी अपन को पता है कि बरी पडला होता है। और इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि पहरावणी भी कोई रस्म होती है विवाह से संबंधित, इसलिए इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, पहरावणी, कांकन डोरड़ा और बरी पडला। जो भी अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं आप साथ साथ में आप रिपीट कर लिया करो ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी? सती प्रथा। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है राजपूत, ऑप्शन सी है वैश्य एंड ऑप्शन डी है शूद्र। ये क्वेश्चन तो आप बता दो। इतिहास गवाह है कि सती प्रथाएं कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे खत्म हुई, कौन से समाज में इसको मान्यता थी और कौन से समाज ने इसको बढ़ावा दिया था, फिर इसका अंत कैसे हुआ। बहुत ही निर्मम प्रथा थी ये सती प्रथा। जब भी कोई राजा महाराजा होते थे वो युद्ध में मारे जाते थे, तो पीछे से उनके पास संदेश पहुंच जाता था कि भाई वो हार गए हैं या फिर मारे गए हैं या फिर पकड़े गए हैं। तो पीछे से उनको पता चलता कि भाई अब तो इस पे दुर्ग पे जो भी उनका जो साम्राज्य है उन पे मुगल हैं, जो भी दुश्मन सेना है वो राज्य करेगी। तो जो उस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो राजकुमारियां, सॉरी, जो भी मतलब रानियां थी, तो उनके लिए ये प्रथा थी कि वो लोग सती हो जाएं। जैसे ही उनको पता चले तो उनका ऐसा कुछ स्थान होता था और वहां पे वो खुद को अग्निकुंड में झोंक देती थी, उसको बोलते थे सती प्रथा। तो इसका क्या है, कौन सी जाति में प्रचलित थी? ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र। तो सबसे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राजपूत जाति में ये सबसे ज्यादा प्रचलित भी थी और इसको मान्यता भी थी और इसको बढ़ावा भी देते थे लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूत जाति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक ऐसे युग्म दे रखे हैं जिनको अपन को मतलब गलत बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। जैसे मतलब प्रथा नहीं, वो रीति रिवाजों का नाम लूंगी मैं
और उसके आगे रिवाजों के नाम होंगे कि भाई वो सही है या गलत है, कौन सी रस्म रिवाज कौन सी होती है, ऐसा प्रश्न है। तो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। ऑप्शन ए है गोना। गोना क्या होता है? तो इसमें है विवाहित कन्या को वयस्क होने पर ससुराल भेजना। मतलब पहले ऐसे होता था कि छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था और फिर उनको घर पे पीहर में ही रख लिया जाता था, और वो जब भी वो वयस्क होती, मतलब मेच्योर होती एज में, तब उनको ससुराल भेज दिया जाता था। ऑप्शन बी है बढ़ार। बढ़ार का क्या है? विवाह अवसर पर सामूहिक प्रीति भोज। मतलब इसमें अपन को गलत बताना है कि भाई कौन सा युग्म गलत है। नेक्स्ट है सामेला। सामेला क्या है? वर के वधु घर आगमन पर वधु के पिता द्वारा स्वागत। ऑप्शन डी है नांगल, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। सॉरी, इसमें अपन को सही बताना था, ये क्वेश्चन में मिस टाइपिंग है कि कौन सा युग्म असंगत है। इसमें ऐसा होना चाहिए था कि कौन सा युग्म संगत है। तो देखो, गोना है विवाहित कन्या को वयस्क होने पर ससुराल भेजना, तो वो तो मुकलावा होता है, गोना नहीं होता। नेक्स्ट है बढ़ार, विवाह अवसर पर सामूहिक प्रीति भोज। बढ़ार जो बोलते हैं ना, वो उसको बोलते हैं मृत्यु भोज को शायद, सॉरी मेरे को नहीं पता। एंड सामेला, वर के वधु घर आगमन पर वधु के पिता द्वारा स्वागत, ये नहीं होता। सामेला की रस्म होती है जब तोरण देते हैं या पता नहीं कुछ ऐसी कुछ होती है, तो वो रस्म होती है। एंड ये नांगल वाला एकदम राइट आंसर है कि नांगल जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो उस टाइम अपन नांगल बोलते हैं, गृह प्रवेश बोलते हैं अपनी भाषा में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था? ऑप्शन ए है 1842 में, ऑप्शन बी है 1844 में, एंड ऑप्शन सी है 1940 में, एंड ऑप्शन डी है 1834 में। तो देखो, जयपुर रियासत की बात कर रहे हैं कि भाई सती प्रथा को जयपुर रियासत ने कब गैर कानूनी घोषित किया था। सर्वप्रथम तो 1832 में शायद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको, मतलब इसका विरोध किया था, 1839 की बात है शायद। और अभी ये, तो इसका राइट आंसर होगा 1844 में। 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत ने भी इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था। जिन जिनको आंसर आता है प्लीज कमेंट भी करें। ये मैं कोई लाइव नहीं कर रही हूँ, बट जब भी आप लोग वीडियो देखते हो और आपको वो क्वेश्चंस आता है, तो प्लीज आप कमेंट में लिख दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता? मतलब मैं आप सबको ऑप्शन बताऊंगी, उनमें ये है कि कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पहले नहीं किया जाता, मतलब शिशु जन्म के बाद किया जाता है। ऑप्शन ए है गर्भाधान, ऑप्शन बी है निष्कर्मण, ऑप्शन सी है पुंसवन, एंड ऑप्शन डी है सीमंतोन्नयन। ऑप्शन दोबारा बोल देती हूँ। ऑप्शन ए है गर्भाधान, ऑप्शन बी है निष्कर्मण, ऑप्शन सी है पुंसवन, एंड ऑप्शन डी है सीमंतोन्नयन। इसका राइट आंसर होगा निष्कर्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं?
किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? ऑप्शन ए है वेदारंभ, ऑप्शन बी है विद्यारंभ, ऑप्शन सी है उपनयन एंड ऑप्शन डी है समावर्तन। यज्ञोपवीत संस्कार, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार, इसको उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। तो उपनयन संस्कार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता था? जो भी राजा महाराजाओं के राज दरबार होते थे उनमें पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की विधि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है मिसल, ऑप्शन बी है कुरब, ऑप्शन सी है पाशिब एंड ऑप्शन डी है नाजर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिसल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? लीला मोरिया संस्कार, ऑप्शंस बता रही हूं मैं आपको। ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है विवाह, ऑप्शन सी है मृत्यु एंड ऑप्शन डी है मृत्यु भोज। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना जो युग्म बता रखा है और उसमें असंगत युग्म पूछा है कि भाई असंगत कौन सा है। ऑप्शन ए है पुंसवन, ऑप्शन ए है पुंसवन जिसका उद्देश्य है, मतलब पुंसवन कोई प्रथा है, रीति रिवाज है, तो इसका जो उद्देश्य है गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने की याचना, पुंसवन। ऑप्शन बी है उपनयन, उपनयन का है शिक्षा आरंभ हेतु गुरु सानिध्य में भेजने पर। ऑप्शन सी है समावर्तन, शिक्षा समापन पर गुरु दक्षिणा देकर गुरु का आशीर्वाद लेना। ऑप्शन डी है सीमंतोन्नयन, बच्चों को अमंगल से बचाना, सीमंतोन्नयन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सीमंतोन्नयन, बच्चों को अमंगल से बचाने की कामना को सीमंतोन्नयन बोलते हैं। जो ये रीति रिवाज होते हैं जो विभिन्न विभिन्न धर्मों में पाए जाते हैं। लीला मोरिया प्रथा मैंने आपको बताई दी, संस्कार है, विवाह से संबंधित है आदिवासियों में। जिन जिन को आंसर आता है प्लीज आप कमेंट में लिख दिया करें। हाँ टू है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा क्या कहलाती है? शिशु के पहले या फिर तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा क्या कहलाती है? ऑब्वियसली ये प्रथा तो अपन
जो भी समाज में रहते हैं सब ही संपूर्ण करते हैं और सबको ही पता रहता है। तो आप सब लोग कमेंट कर देना। शिशु के पहले और तीसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में ये नहीं माना जाता अपन, दूसरे वर्ष में इसको अपन अमंगल मानते हैं, तो दूसरे वर्ष में नहीं होता, या तो पहले वर्ष में किया जाता है या फिर तीसरे वर्ष में। ऑप्शंस दे रही हूँ। ऑप्शन ए है चूड़ाकरम, ऑप्शन बी है जड़ूला, एंड ऑप्शन सी है मुंडन, एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, इसको तो जड़ूला बोलते हैं, पर इसमें दे रखा है उपयुक्त सभी राइट आंसर। चूड़ाकरम भी, मुंडन भी, कुछ भी बोल सकते हैं इनको, इनकी ये नाम है, इनके ये पर्यायवाची शब्द हैं मुंडन के। तो मुंडन होता है, चूड़ाकरम होता है, बच्चे के सिर के बाल काट दिए जाते हैं जन्म से पहली बार, जन्म के बाद पहली बार जब बाल कटवाए जाते हैं तो मुंडन बोल देते हैं अपन। अपने क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में अपन जड़ूला बोलते हैं, और चूड़ाकरम भी बोलते होंगे प्राचीन समय में, वेद पुराण भाषा है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? मतलब मनुष्य के जीवन में बहुत सारे संस्कार उसको पूर्ण करने होते हैं, तो ये अंतिम संस्कार कौन सा है? ऑप्शन सुन लो आप लोग। ऑप्शन ए है गर्भाधान, ऑप्शन बी है पिंडदान, ऑप्शन सी है अंत्येष्टि, एंड ऑप्शन डी है श्राद्ध। मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा अंत्येष्टि, ऑप्शन 3। अंत्येष्टि मतलब अंत हो गया, तो भाई मनुष्य जीवन का जो अंत है और जो संस्कारों का समापन है वो इसी संस्कार से होता है, अंत्येष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? कौन से संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत हो जाती है? ऑप्शन ए है विद्यारंभ, ऑप्शन बी है उपनयन, ऑप्शन सी है समावर्तन, एंड ऑप्शन डी है चूड़ाकरम। राइट आंसर होगा उपनयन। उपनयन के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत हो जाती है। तो मैंने क्या बताया कि उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, डूंगरशाही ओढ़नियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? डूंगरशाही ओढ़नियां किस स्थान की प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन बता रही हूँ आप सबको। ऑप्शन ए है डूंगरपुर, एंड ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है कोटा, एंड ऑप्शन डी है जोधपुर। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत से लोग जो डूंगरशाही ओढ़नियां सुन लेते हैं और ऑप्शन में आ जाएगा डूंगरपुर, तो डूंगरपुर ही करके आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। डूंगरशाही ओढ़नियां जोधपुर की फेमस है, जोधपुर की फेमस है। वाह,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? ऑप्शन ए है आत्मसुख, ऑप्शन बी है घुग्गी आत्मसुख एंड ऑप्शन बी है घुग्गी, ऑप्शन सी है नानड़ा ऑप्शन डी है अचकन। ये तो इनके वस्त्र के नाम भी बहुत ही अटपटे बोल रहे हैं। तो संबंध पुरुषों से नहीं है, मतलब कौन सा वस्त्र जो है वो पुरुषों का नहीं है, स्त्रियों से रिलेटेड होगा। आत्मसुख, घुग्गी, नानड़ा, अचकन। अचकन तो पहचान गए अपन, मतलब पुरुषों की होती है। इसका राइट आंसर होगा नानड़ा, ऑप्शन 3। आत्मसुख, घुग्गी, अचकन ये सब पुरुषों की होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में क्या पहनते हैं? मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष जो है शरीर के ऊपरी भाग में, जैसे अपन शर्ट बोल सकते हैं, ऊपरी भाग में क्या पहनते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? तो ऑप्शन सुनिए आप। ऑप्शन ए है अंगरखी, ऑप्शन बी है अचकन, ऑप्शन सी है चुग्गा एंड ऑप्शन डी है उक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी। अंगरखी, अचकन, चुग्गा ये सब पुरुषों के ऊपरी भाग के वस्त्र होते हैं। समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? पोमचा, तो ये तो सबको ही पता है पोमचा का रंग कैसे होता है। तो आपको ऑप्शन बता रही हूँ। ऑप्शन ए है केसरिया, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है पीला एंड ऑप्शन डी है गुलाबी। ओढ़नी पोमचे का रंग होता है पीला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो गाइज, इन सब क्वेश्चंस के साथ में आप सबको कैसा लगा मेरे साथ पढ़ के? तो जैसा भी, अगर आप सबको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो और ज्वाइन करो। डेली मैं लाइव आती हूँ आप सबके साथ और डेली मैं वीडियोज़ मेरे अपडेट करती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो उसको ज्वाइन करो, आप वीडियोस को देखो, पूरा एंड तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।